नमस्कार, मैं विनय त्रिपाठी वाराणसी से डीएस रिसर्च सेंटर से आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे इस वेबिनार शो में जो कि हम समय-समय पर बहुत सारे अलग-अलग विषयों पर बात करते हैं। मैं आपको बता दूं डीएस रिसर्च सेंटर 50 सालों से ज़्यादा समय से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के माध्यम से कैंसर रोगियों की मदद करने में बहुत ही अग्रणी संस्था है। नॉट ओनली इन इंडिया पूरे in whole world. We are very famous for giving our best treatment for cancer patients, even though it is in very advanced stage or whatever. So for last 1.5 year, we are organizing this webinar session like a chit chat session. We can say it's in a very normal और एक सीधे साधे शब्दों में हम अपनी बात कहते हैं और सुनते हैं ताकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे काम के दरमियान हम लोगों ने इकट्ठा की है या जो हमें एक्सपीरियंस मिला है वो हम आपके साथ शेयर कर सके क्योंकि डीएस रिसर्च सेंटर आज भारत के 6 राज्यों में 6 शहरों में बनारस, कैलकाटा, गुवाहाटी, बैंगलोर, मुंबई और हैदराबाद में अपनी सेवाएं दे रहा है और हर जगह डीएस रिसर्च सेंटर की पूरी टीम चाहे वो डॉक्टर हो, डाइटिशियन हो या हमारे और भी अन्य साथी हैं रोगियों तक बेस्ट मदद पहुंचाने में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हैं और वो पहुंच भी रही है। 4 फरवरी को जो कि विश्व कैंसर दिवस था, 1 महीने पहले, हमने एक वेबिनार शो किया था जिसमें हमारे बहुत सारे रोगियों ने भी हिस्सा लिया था, जो हमारी दवाइयों से, उनके सेवन से और हमारे बातचीत, हमारे गाइडलाइन और हमारे सहयोग से वो उसको दूर करने में, उसको भगाने में, कैंसर को हटाने में उनको बहुत अच्छा योगदान मिला और उनके जो विचार थे द वर्ड्स दे शेयर्ड विद अस वर रियली वेरी एप्रिशिएबल एंड उन शब्दों से हमें और प्रेरणा मिलती है कि हम और अच्छे से चीज़ों को जोड़ पाएँ, काम कर पाएँ। हमारे साथ आज 2 डॉक्टर कलकत्ता से डॉक्टर सम्राट मुखर्जी जी और मुंबई से डॉक्टर अर्चना कोरी जी उपस्थित हैं। आप दोनों का स्वागत है, नमस्कार। और कैंसर में बहुत तरह की बातें मैं हमेशा ये बात मेंशन करता हूँ या हम लोग जानते हैं कि आप चाहे कितनी भी बातचीत कर लिए कुछ न कुछ अधूरा रह जाता है। हर बार अपने शो में चाहे वो डाइटिशियन से रिलेटेड डाइट से रिलेटेड समाधान हो या चीज़ें हो या बात कर रहे हो या डॉक्टर से जो बहुत तेरे सवाल या कन्फ्यूजन जो हम लोगों के या एक आम जनता के या आम लोगों के मन में होती है उसके बारे में हम लोग हमेशा बात करते हैं। और ये बात बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि मोर देन ट्रीटमेंट कभी-कभी ऐसा हमने देखा है कि कभी-कभी ट्रीटमेंट से ज़्यादा उसकी इन्फॉर्मेशन बहुत काम करती है। अगर आपके पास सही जानकारी रहे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हर रोगी की ना तो उम्र एक है, ना तो उसकी बीमारी एक है, ना तो उसके स्टेज एक है, ना उसका एनवायरनमेंट जहाँ वो रह रहा है या इकोनॉमिकल कंडीशन, ये सब कुछ बहुत डिफरेंट होता है। मुंबई जैसे शहर या दिल्ली जैसे शहर जहाँ के अच्छे अस्पताल, अच्छे ट्रीटमेंट, अच्छी तरह की फैसिलिटी उपलब्ध है या हम किसी बिहार में या किसी और छत्तीसगढ़ जैसे जगहों पे जहाँ छोटे राज्य हैं जो बहुत विकसित नहीं है वहाँ जो छोटे शहर हैं जहाँ अच्छे हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, वहाँ भी रोगी हैं। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो किसी को अछूता नहीं रहता है, चाहे वो अमेरिका हो या इंडिया हो या श्रीलंका हो या चाइना हो या गाँव हो या शहर हो, हर जगह ऐसे पेशेंट पाए जाते हैं। हमारे डीएस रिसर्च सेंटर में पूरे वर्ल्ड से नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया हर जगह से पेशेंट आते हैं और फॉर्चुनेटली हमने बहुत मदद की है उनकी और वी आर वेरी लकी कि हम उनकी मदद कर पाए हैं अपने ट्रीटमेंट के थ्रू, अपने गाइडलाइन के थ्रू, अपने जो हम लोग हेल्थ रिलेटेड जो बुलेटिन देते हैं उनके थ्रू। तो आज इन्हीं विषयों पे हम लोग बात करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये बातचीत बहुत अच्छी रहेगी। आज का जो हमारा जो एक विषय है जिस पे हम लोग बात करेंगे वर्किंग टुगेदर टू ट्रीट एडवांस कैंसर। देखिए एक बड़ी दुविधा है क्योंकि हम जानते हैं कि कैंसर अपने आप में बहुत खराब बीमारी मानी जाती है चाहे वो किसी भी स्टेज का हो। अनफॉर्चुनेटली आयुर्वेद के पास तभी लोग आते हैं या अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में तभी आते हैं जब रोग काफी बढ़ जाता है। इनिशियली नो वन वांना जॉइन, उनको लगता है कि शायद ये उतनी मदद ना कर पाए। तो ये दुर्भाग्य है और हम डीएस रिसर्च सेंटर में हम लोग इस प्रॉब्लम को हमेशा फेस करते हैं कि यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस हु आर टर्मिनली एडवांस एंड व्हेन
the hospital and doctor refuse to give any kind of treatment, then they come to us. तो ये एक बहुत चैलेंजिंग होता है और हमें ज़्यादातर हम 80% से ज़्यादा केसेस हम वही फेस कर रहे होते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। मैं पहले अपने डॉक्टरों का परिचय दे दूं। मेरे साथ मुंबई से अर्चना कोरी जी हैं। अर्चना जी BA MS PGD CC is a graduate from YMT Medical College, Navi Mumbai से किया है. She holds an experience of 8-year private practice before joining DS Research Center, Mumbai, and she is also active member of NIMA Mumbai since 2011. And her academic interests include skin health and natural living. ऐसे बहुत सारी चीज़ों से इनका बहुत अच्छा वास्ता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है अर्चना जी। थैंक यू विनीत। मोस्ट वेलकम। साथ ही हमारे साथ कैलकाटा से डॉक्टर सम्राट मुखर्जी जी हैं, जो कि BSc ऑनर्स BAMS आयुर्वेदाचार्य, अभी DS रिसर्च सेंटर से जुड़े हुए हैं। पार्टिसिपेट किया इन्होंने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज्ड बाय WBH US अबाउट द इंटॉक्सिकेंट इफेक्ट ऑफ शिलाजीत, और under his training in emergency medicine, general and pediatric medicine and surgery at two of the well-known hospital in Calcutta, Shambhunath Pandit Hospital and BC Roy Memorial Children Hospital, और DS रिसर्च सेंटर के साथ लास्ट 3 ईयर से एसोसिएटेड है। अभी आपकी बहुत सारी और भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है। स्वागत है सम्राट जी आपका इस शो में। मेरा सवाल अर्चना जी से सबसे पहले रहेगा कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि DS रिसर्च सेंटर प्राचीन भारतीय आयुर्वेदिक पद्धति से हम न्यूट्रिएंट एनर्जी थेरापी के थ्रू अपने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसमें मुझे आपसे ये जानना है कि हाउ डज एंशिएंट आयुर्वेदिक बेस्ड एनर्जी जो ट्रीटमेंट है हमारी वर्क इन ट्रीटिंग कैंसर पेशेंट। ये कैंसर पेशेंट खासकर एडवांस जो पेशेंट है हमारे, उनको ट्रीट करने में ये कैसे योगदान देता है, हमारा जो मेथड है या जो हमारा आइडियोलॉजी है। Good afternoon, everyone. Thank you, Vinay ji, for this question. Ancient आयुर्वेद के बारे में बोलने से पहले मैं सबसे पहले आयुर्वेद, ये जो इंडिया की ओल्डेस्ट यानी पुरानी ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में से बहुत ही जानी मानी टेक्निक है, ओके, सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। अगर हम एंशिएंट आयुर्वेदा की बात करें तो इसमें हमने जो भी मेडिसिन बनाए हैं उसका जो भी बेस है वो प्लांट बेस्ड है, यानी हर्ब्स का यूज करके हमने मेडिसिन बनाए गए हैं। और ये वो भी आयुर्वेदा के बेसिक प्रिंसिपल्स है, जैसे कि पिंड ब्रह्मांड न्याय, यानी कि जो पिंड में है वो ही ब्रह्मांड में है। इसमें एक रिलेशनशिप बताया गया है कि जो हमारे ह्यूमन बॉडी कॉन्स्टिट्यूशंस एंड फंक्शंस है उसका नाता नेचर और नेचर के एलिमेंट्स और फंक्शन से जुड़ता है। तो ऐसे ही प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हमने जो भी उपयोगी हर्ब्स है उनका संकलन किया है, उनको स्टडी किया है, उस पर रिसर्च वर्क हुआ है। उसके बाद हमने ये जो हर्बल ड्रग्स या हर्बल मेडिसिन बनाए हैं उसमें देखा गया है कि ओवरऑल सारे के सारे जो हर्ब्स है वो एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज वाले हैं, उनमें हीलिंग प्रॉपर्टीज है और सेल रिज्यूनेटिंग प्रॉपर्टीज है, जिसके कारण हम कैंसर जैसे भयानक बीमारी का ट्रीटमेंट या उपचार कर सकते हैं। तो ये एंशिएंट आयुर्वेद के हर्बल ट्रीटमेंट या हर्बल ड्रग थेरेपी के बारे में शॉर्ट में एक थोड़ी सी महत्वपूर्ण सूचना हो। और आयुर्वेद जैसे कि हम सबको ही पता है कि आयु मीन्स लाइफ एंड वेदा मीन्स साइंस, सो आयुर्वेद इज साइंस ऑफ लाइफ, ओके। तो इसमें हम न कहीं सिर्फ हम व्याधि का ही या रुग्णों का ही उपचार नहीं करते, हम स्वास्थ्य को टिकाने के लिए हाउ टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल उस पर भी हम फोकस ज्यादा करते हैं। तो यही प्रिंसिपल्स का हमने बेस यूज करके हमने DS रिसर्च सेंटर में एंशिएंट आयुर्वेदा बेस्ड न्यूट्रिएंट एनर्जी मेडिसिन बनाई गई हैं जो हम कैंसर जैसे पेशेंट्स को यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। शुक्रिया, बहुत शॉर्ट में आपने बहुत सारी चीज़ें हमारे वर्किंग मेथड के बारे में बताई। मैं अभी डॉक्टर सम्राट जी के पास जाऊंगा कि सम्राट जी ये मुझे बताएं कि व्हाट आर द मेन सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशन
may arise and how to overcome, मतलब क्या क्या ऐसे सिम्टम्स या चीजें होती हैं जो ऐसे एडवांस केसेस में हम लोगों को दिखाई देती हैं, और हम अपने ट्रीटमेंट के थ्रू उनको कैसे, उन पेशेंट्स को उससे बाहर ला सकते हैं। Thank you, Vinay ji, for the question, and good afternoon, everyone. आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। अभी आ रहा है? जी हाँ, अभी आ रही है। हाँ। Good afternoon, everyone, and thank you, Vinay ji, for the question. देखिए, कैंसर एक ऐसे डिजीज है जिसमें कई तरह की कैंसरों में कई तरह की सिम्टम्स होते हैं, और जी ये पर्टिकुलर डिफरेंट बॉडी वाइज और सिस्टम वाइज ये सिम्टम्स मैनिफेस्ट होते हैं। जैसे कि माउथ, इसोफेगस, थ्रोट, यानी कि माउथ और पूरा मुंह के जो कैंसर होते हैं, इसमें जी। से क्या होते हैं, ड्यू टू ब्लॉकेज और ऑब्स्ट्रक्शन, फूड पाइप और इट गेट्स ब्लॉक्ड, इन सभी में क्या करते हैं, फीडिंग पाइप नीड्स टू बी इंसर्टेड, दैट मीन्स राइल्स ट्यूब नीड्स टू बी इंसर्टेड, बाहर से एक ट्यूब दिया जाता है जिसे नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब कहते जी। हैं। उसमें से क्या होता है, उसमें से ही पेशेंट को खाना वगैरह सब कुछ दिया जाता है, दिया और जाता है। उसके साथ साथ मेडिसिन जो होता है, हमारा मेडिसिन भी और कई जी। तरह की मेडिसिन भी क्या होता है, उसके साथ डाइल्यूट करके, पानी में डाइल्यूट करके ये हम्म दिया जा सकता है। हम्म और ये डॉक्टर की कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर की कंसेंट में ही, और डॉक्टर ही ये क्या कर सकता है, और कोई भी लेमैन नहीं। जी जी जी। ये तो गया एक पार्ट। लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास, इस तरह की सीबीडी, ये सब की कैंसरों में क्या होता है, पीटीबीडी स्टेंटिंग, यानी कि पार्क्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक बिलियरी ड्रेनेज, और अलॉन्ग विथ स्टेंटिंग कर देता है डॉक्टरों ने। इसमें से क्या होता है, जॉन्डिस, सीवियर जॉन्डिस जो डेवलप हो जाता है, इसको जी रिड्यूस कर सकता है ब्लड में, ठीक है ना। जी ये एक पॉइंट गया। उसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, लंग कैंसर में अक्सर देखा गया कि पानी जम जाते हैं लंग्स में, जी दैट जी। मीन्स प्लूरल इफ्यूजन जिसे कहते हैं। तो इसको टैप करना बहुत ही जरूरी होता है, और ये जो टैपिंग जो होता है, ये भी एक डॉक्टर की कंसल्टेंसी के अंदर ही कर सकते हैं हम लोग। जी उसके साथ साथ ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी होता है, जैसे सांस की तकलीफ होता है, उसको मेडिसिन की तरह से उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ये डॉक्टर ही एडवाइस कर सकता है। हम्म ब्लड कैंसर जैसे कि एएलएल, सीएलएल, इन सब में क्या होता है, इन सब में ब्लड पिक्चर्स जो होता है वो बहुत ही वेरी कर जाता है। जैसे कि जी अचानक ब्लड काउंट फॉल हो जाता है, तो उसमें जी। से ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत ही जरूरी होता है उस वक्त। तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब हम लोग करते हैं, ये एक हॉस्पिटल और नर्सिंग होम की सेटअप में ही करना पड़ता है। हम्म उसके साथ साथ मेडिसिन भी दिया जा सकता है, हमारा मेडिसिन भी है जिससे नॉर्मल हीमोग्लोबिन काउंट वगैरह सब कुछ को नॉर्मल हम्म। करने में। और ब्रेन कैंसर जैसे होता है, ब्रेन कैंसर में क्या होता है, ब्रेन कैंसर जब होता है तो उसमें डिमेंशिया होता है, उसमें हम्म वॉमिटिंग होता है, हम्म कन्वल्शन होता है। ये सब हम्म जो ट्रीट करने में मेडिसिन से या कोई भी ट्रीट करने से एक डॉक्टर की एडवाइस से ही ये सब मेडिसिन हम्म। लिया जा सकता है, डॉक्टर ही कर जी सकता है। पेन जो हो गया, ये बोन कैंसर का एक प्राइमरी सिम्टम्स होता है। जब पेन इंटॉलरेबल हो जाए तो उसको पेन किलर्स देना चाहिए, पेशेंट को पेन किलर्स लेना चाहिए, और ये पेन किलर्स किसी भी डॉक्टर्स की एडवाइस से ही ले सकता है पेशेंट। जैसे कि रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स भी हो जाता है, क्योंकि बोन्स बहुत वीक्स हो जाता है, इसलिए इस वक्त हम्म किसी तरह की वीकनेस जो हो गया, जो लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, यानी खाना बहुत कम पेशेंट ले रहा है, और एनर्जी बहुत कम हो गया, ये सब भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है मेडिसिन की थ्रू, लेकिन ये एक डॉक्टर की एडवाइस से ही लेना पड़ सकता है पेशेंट को, ठीक है। अच्छा। जी और इसके साथ साथ जो होता है, एनी टाइप ऑफ ट्यूमर लेशंस, ये बेसिकली ट्यूमर लेशंस, ये एक कैंसर की मैनिफेस्टेशन हो सकता है। तो इसको पहले से ही डॉक्टर को दिखा के या सर्जन को दिखा के इसे ट्रीटेबल कर देना चाहिए। तो ये सब हो गया बेसिकली एक सिम्टम्स। जैसे कि कोई भी कैंसर की जो सिम्टम्स होते हैं, किसी तरह की सिम्टम्स होता है, इसे इस तरह को हम अगर अवेयर हो सके तो इस तरह को हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं अंडर डॉक्टर्स एडवाइस। ओके ओके। थैंक यू डॉक्टर साहब। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि हमने पहले भी देखा है कि इवन दो कि फर्स्ट स्टेज पे भी अगर कैंसर का डिटेक्शन हो जाता है बहुत अर्ली स्टेज पे, तो आई थिंक कि हमारे पास एक अच्छा खासा समय मिल जाता है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि फर्स्ट स्टेज और लास्ट स्टेज के ट्रीटमेंट में क्या फ़र्क है।
तो हम लोग यही बताते हैं कि देखिए, नुकसान कम और ज्यादा का होता है। एग्जैक्टली। लास्ट स्टेज मतलब ज्यादा नुकसान है, बॉडी को उतना समय शायद नहीं मिल पाए, या अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि कोई लीवर अगर 80% डैमेज है, 20% बचा हुआ है, तो वो 20% जो बचा है उसमें चांसेस कम होते हैं, और अगर 20% डैमेज है, 80% बचा हुआ है, तो वो चांसेस ज्यादा है। ये फर्क ज्यादा है। लोगों को समझाना पड़ता है बहुत बार कि कम ज्यादा नुकसान की बात होती है, कि कोई भी दवा जाके नया ऑर्गन डेवलप नहीं कर सकती। वो उस जो बचे हुए पार्ट है, लंग या लीवर या बाकी के कोई भी, पैनक्रियाज या बोन, उसके जो इन्फेक्शन को कम करके, जो उस बीमारी हो उसको दूर करके और बाकी चीजों को ट्रीट कर सकती है। एक जो महत्वपूर्ण सवाल जो बहुत सारे पेशेंट हम लोगों से पूछते हैं, या ये सवाल आता है कि खाने का, खाने में क्या दें या चीजें क्या। हालांकि हम लोगों की एक पैनल है, डाइटिशियन का टीम है, लेकिन हम सब जानते हैं कि आयुर्वेद में जितना ट्रीटमेंट को ध्यान दिया जाता है या फोकस किया जाता है, उतना ही फूड पे भी, फूड को भी एक तरह का मेडिसिनल पार्ट ही माना जाता है, कि जैसा हम खाएंगे उस वक्त उसी तरह से बॉडी हमारी रिस्पॉन्स करेगी। जैसे कि मैंने कई बार एग्जाम्पल देखा है कि कुछ एक लीवर के केसेस जो हमारे पास आए, वो ट्रीटमेंट चलता रहा, वो बहुत बेनिफिटेड थे, लेकिन सडनली उन्होंने खाने में गड़बड़ी की और उनका केस बिगड़ा। जैसे लीवर बहुत, उसमें तेल घी और तमाम ऐसी चीजें उन्होंने सेवन कराना शुरू किया। ऐसे बहुतेरे एग्जाम्पल हमारे पास है कि उन्होंने बहुत हैवी मटन खिला दिया या चिकन खिला दिया, वो लीवर बर्दाश्त नहीं किया। या अगर लंग का पेशेंट है, उसको आइसक्रीम जैसी चीजें दे दी, या ठंडी जगहों पे उनको रखा, ठंडी चीजों का सेवन कराया, तो चीजें बिगड़ी। तो अभी मेरा अर्चना जी से फिर मैं वापस उनके पास जा रहा हूँ कि व्हाट जनरल डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आर एडवाइज टू ट्रीट कैंसर पेशेंट। ये अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन जो हम लोग दवा देते हैं, उसके अलावा किस तरह का लाइफस्टाइल और फूड होना चाहिए जो कि उनको अपनाना चाहिए एडवांस कैंसर पेशेंट के लिए। थैंक्स फॉर द क्वेश्चन। तो हम सबको पता है कि फूड कैन ऑल्सो बी मेडिसिन। तो हम जिस प्रकार का आहार अपने डाइट में लेंगे, वो भी एक मेडिसिन या फिर औषधि की तरह काम कर सकता है। तो हमारे क्लिनिक्स में जब भी पेशेंट्स आते हैं, तो हमारा पैनल ऑलरेडी हमारे पास आहार तज्ञ है। तो डॉक्टर कंसल्टेशन के बाद हम डाइटिशियन से भी कंसल्टेशन करवाते हैं उन पेशेंट्स का, और उनको एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान दिया जाता है। ये डाइट प्लान डिसाइड करने के पहले हमारा जो आहार तज्ञ का पैनल है या हमारे जो डाइटिशियंस है, वो पेशेंट्स की हिस्ट्री देखते हैं, पेशेंट का हम्म। एज, वो एक चाइल्डहुड कैटेगरी का है, यंग पेशेंट है या अडल्ट पेशेंट है, उस पेशेंट का टाइप ऑफ कैंसर, उस कैंसर की जी। वजह से मेटास्टेसिस कहाँ कहाँ कौन से ऑर्गन्स में हुआ है, ये हम्म। सारी चीजें हमारे डाइटिशियंस, हमारे डॉक्टर्स भी ये पहले नोट डाउन करते हैं। और हम्म। उनको क्या सिम्टम्स है ये भी हम नोट डाउन करते हैं, जिसके कारण हमें अच्छी प्रकार से कंसल्टेशन और बाद में हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, और हमारे डाइटिशियंस जो है वो एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान उनको देते हैं। अभी हम्म। फूड इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम जिस प्रकार का खाना खाएंगे, उस प्रकार की हमारी सेहत बनती है। एक जी। एग्जाम्पल देना चाहूंगी, कोलोरेक्टल कैंसर या आंतों के कैंसर में देखा गया है जी। कि ऐसे पेशेंट्स में इनडाइजेशन, अपचन, कॉन्स्टिपेशन, मलबद्धता, ऐसे सिम्टम्स ज्यादातर देखे गए हैं। या लिवर कैंसर में देखेंगे तो डाइजेशन बहुत ही हैम्पर हुआ है या डाइजेशन डिस्टर्ब हुआ है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए उनका डाइजेशन इम्प्रूव करना, उनको हम्म। कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ देना, या जो भी सिम्टम्स दिख रहे हैं, फ्लैचुलेंस है, गैसेस हो रहे हैं, नौशिया, जी मचलाना, वोमिटिंग, उल्टी हो रही है, तो जी। उस सिम्टम से रिलीफ मिलना चाहिए। इसलिए हम उनको एक आहार प्लान देते हैं, जो डाइट प्लान देते हैं, जो उनको हम्म। इजीली डाइजेस्टेबल हो, ऐसे कैलोरीज देते हैं। कम मात्रा में कैलोरीज का सेवन होना बहुत जरूरी है। फ्रीक्वेंट मील्स, रोगी को हम भरी हुई प्लेट, ज्यादा ऑयली, ज्यादा स्पाइसी खाना तो नहीं खिला सकते हैं। तो हम्म। कम कैलोरीज वाले डाइट प्लान, छोटी छोटी मात्रा में उनको फ्रीक्वेंट मील्स देना, ये हम्म। हमारे डाइटिशियंस का मेन फोकस होता है।
और डॉक्टर्स भी कई बार कहते हैं कि आप थोड़े थोड़े समय में या 2-2 घंटे में, 1-1 घंटे में आप कुछ ना कुछ खाइए, जिसके कारण आपको एनर्जी मिलती रहे। ओके, तो कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम्स, इंडाइजेशन जैसे प्रॉब्लम्स, ये हम इसमें सुधार ला सकते हैं। फिर आगे देखा गया है कि एडवांस कैंसर्स जब पेशेंट्स आते हैं तो रोगियों में कैकेक्सिया हो जाता है। उनकी जो स्किन है, मतलब पूरे फैट लॉस होता है, पूरी चमड़ी लटकती हुई होती है। तो ऐसे पेशेंट्स में हाई प्रोटीन डाइट प्रिस्क्राइब करना बहुत जरूरी होता है। उनको बताया जाता है कि खाने में दाल या फिर प्रोटीन आप जिस फॉर्म में भी लेना चाहें, या तो आप प्रोटीन पाउडर्स ले लीजिए, या नट्स ले लीजिए या सीड्स ले लीजिए। इनका इंक्लूजन आप डाइट प्लान में रेगुलरली करिए, जिसके कारण आपका प्रोटीन इंटेक बना होगा और कैकेक्सिया जैसे सिम्टम्स से भी आप रिलीफ पा सकते हैं। नाउ डाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारा मेटाबॉलिज्म सुधारने के लिए। अगर हम मेटाबॉलिज्म भी सुधार रहे हैं, डाइजेशन के साथ हम अच्छा खान पान रख रहे हैं, तो हम कैंसर जैसी बीमारी से अच्छी तरह से निजात पा सकते हैं। जी। ओके, तो जो भी मेटाबॉलिज्म बिगड़ा है, जो डाइजेशन बिगड़ा है, वो प्रॉपर डाइट विद प्रॉपर मेडिसिन। अब मेडिसिन में यहाँ पे बात करूंगी न्यूट्रिएंट एनर्जी, जो भी हमारे डॉक्टर ने, हमारे आयुर्वेदाचार्य ने जो भी ट्रीटमेंट दी है न्यूट्रिएंट एनर्जी, उसको आप रेगुलरली जिस तरह से डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है उस प्रकार से आप रोगी को सेवन करवाइए। जी। आगे हम देखेंगे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्लांट बेस्ड डाइट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में फाइटोकेमिकल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है वो भी हम्म। स्ट्रांग होती है और हम्म। हमें डिजीज फाइट करने की एनर्जी मिलती है। हमारे डाइटिशियंस एक डिटॉक्स प्लान भी देते हैं, जो लिवर कैंसर जैसे पेशेंट्स को पहले डिटॉक्स डाइट देना बहुत जरूरी है, जिसके कारण हमारा सिस्टम जो है, हमारी शरीर जो है, वो एक प्रकार से शुद्ध होती है और हम जो मेडिसिन खाएंगे उसके बाद उस मेडिसिन का भी असर हमें अच्छी तरीके से दिखेगा। आगे मैं बात करूंगी हेल्दी लाइफस्टाइल की। अभी मुंबई जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में, यहाँ पे बहुत ही फास्ट लाइफस्टाइल है, तो जी। हमें समय बहुत कम मिलता है। हम पेशेंट से भी जब जानते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं, तो वो कहेंगे हम नहीं, हम तो 9 बजे उठते हैं, हम 10 बजे उठते हैं सुबह, जी। जी। और सोते कितने बजे, 2 बजे रात को, 3 बजे रात को सोते हैं। तो ये सब जो लाइफस्टाइल में जो बदलाव आया है, वो टाइम टू टाइम आया है, उसको हमें एडजस्ट करके हमको प्रॉपर जो हमारा जो हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, वो पहले हमें काउंसलिंग के वक्त उनको बताना बहुत जरूरी है। अगर आपका रोगी अल्कोहल इंटेक बहुत ज्यादा कर रहा है, तो उसको कट डाउन करिए। उसको बोलिए कि ये अल्कोहल जो है वो हानिकारक है आपके टाइप ऑफ कैंसर के लिए, उसको आप मिनिमाइज करिए, वो कंजम्पशन मिनिमाइज करिए, और स्लोली स्लोली आप जीरो तक, यानी नो अल्कोहल लेवल तक लेके आ सकते हैं। बहुत बार देखा गया है कि कैंसर पेशेंट्स में आपको स्मोकिंग की हिस्ट्री मिलेगी, या टोबैको च्युइंग, पान तंबाकू सेवन की हिस्ट्री मिलेगी। तो ऐसे सिचुएशंस में पेशेंट्स को काउंसल करना कि ये स्मोकिंग आपके शरीर के लिए हानिकारक है, इसे इसको कट डाउन करके आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए और स्मोकिंग कंट्रोल करिए, जिसके कारण आपकी ट्रीटमेंट भी फास्टर रेट पे इजिली हो सकती है। तो ये सब जो लाइफस्टाइल है, ये चेंजेस लाना बहुत जरूरी है। कई बार रोगी खुद भी कहते हैं नहीं, हम स्मोक नहीं करते, हम अल्कोहल नहीं करते, हमारे फैमिली में हिस्ट्री नहीं है कैंसर को, फिर भी हमें ये बीमारी हो गई है। तो ऐसी कंडीशंस में आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है, और ट्रीटमेंट के वक्त उनको जो भी उनकी लाइफस्टाइल है उसको और इम्प्रोवाइज करना, उनको ये कहना कि आप योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, टाइम टू टाइम आप एक्टिव रहिए। अभी जो भी लाइफस्टाइल है वो बहुत ही सिडेंटरी है या फिर गतिहीन है, तो आप जी। एक्टिव रहिए, ताकि आपको जो भी हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसका असर जल्दी से जल्दी आपको बेनिफिट्स उसके मिले। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि फूड आपका जो लाइफस्टाइल है और उसमें मॉडिफिकेशन आना बहुत जरूरी है जब बहुत आप जरूरी है। एडवांस कैंसर की ट्रीटमेंट कर रहे हो। और बहुत बार देखा गया एडवांस कैंसर्स मतलब पेशेंट्स ऑलरेडी आपके एलोपैथिक ट्रीटमेंट करवा के आए हैं, 2-3 हॉस्पिटल्स की ट्रीटमेंट, कीमो, रेडिएशन करवा के आए हैं, तो फिर ऐसे कंडीशंस में उनकी हेल्थ काफी डिटोरिएट हो चुकी है। तो हेल्थ जब डिटोरिएट हो रहा है, तो उसे हमको एक प्रॉपर फूड डाइट प्लान
वो मेंटेन करना या उनका जो भी आहार है उसको हमें बराबर करना, हर डाइटिशियन का ये पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। और हर डॉक्टर की ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उसकी हिस्ट्री बराबर से लीजिए कि उसके लाइफस्टाइल में कहाँ पे गड़बड़ है वो फाइंड आउट करिए, जिसके कारण उस ट्रीटमेंट इजीली हो सकते हैं और उससे पेशेंट को ज्यादा बेनिफिट मिल सकती है। ओके, थैंक यू। शुक्रिया। देखिए, ये आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन चीज़ें बताई, इन्फॉर्मेटिव, बिकॉज लाइफस्टाइल में बहुत चेंज आ गया। और जैसे आपने एक शहर का उदाहरण दिया कि मेट्रो सिटीज में, नॉट ओनली मेट्रो सिटीज, अब तो बहुत सारे छोटे शहरों में भी हो गया है, पीपल आर डूइंग देयर वर्क लेट नाइट। वो हम सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, एंड दूर नहीं जाएंगे, आसपास ही मैं बहुत देख रहा हूँ कि देर तक सोना और तमाम ऐसी चीजें। और वो पूरे जो लाइफस्टाइल का एक सर्कल है, जो एक नेचुरल, एक जो बॉडी क्लॉक जो अर्ली सनराइज के साथ शुरू होता है और सनसेट के साथ खत्म होता है, उसको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। और लेट से खाना, लेट से फ्रेश होना, तो वो पूरा जो 12 घंटे का जो सर्कल है वो पूरा नहीं हो पाता। जैसे जो मैंने सुना है या जो मैं जानता हूँ कि लगभग 12 घंटे लगते हैं खाने के बाद उस चीज को मोशन के थ्रू बाहर करने का। तो वो पूरी साइकिल गड़बड़ होती है, क्योंकि अगर आप रात में 11-12 बजे खा रहे हैं और 8-9 घंटे बाद ही फ्रेश हो जा रहे हैं, तो वो पूरा एक साथ चीजें बाहर नहीं होती। और फिर वो जो डेविएशन होते हैं, जो पाचन तंत्र में जो गड़बड़ी शुरू होती है, तब तक ब्रेकफास्ट फिर से ले लिया और वो पूरा सर्कल गड़बड़ होने लगता है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हम कभी इस पूरे टॉपिक पे फिर भी बात करेंगे। लेकिन इस पूरे लाइफस्टाइल से जो गड़बड़ी है, उसके हिसाब से जो पेशेंट का मेंटल लेवल है, पेशेंट के साथ साथ उनके घर वालों का भी, या इकोनॉमिकली और फिजिकली, तो खैर वो बहुत जाते हैं। तो कई सारे ऐसे साइट्स हो जाते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि व्हाट आर द साइट्स ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट। कैसे इसको आप एक दो भागों में कैसे बांट सकते हैं, या किस तरह से आप लोग इसको ट्रीटमेंट में अपने ध्यान रखते हैं? देखिए, कैंसर ट्रीटमेंट का बेसिकली 2 पार्ट्स होता है, मेन 2 पार्ट्स होता है। जी। एक जो होता है वो जो ट्रीटमेंट जो जिसे किया जा सकता है, जैसे कि कैंसर होने से जो सिम्पटम्स एंड इमरजेंसीज अराइज होते हैं उसका ट्रीटमेंट। जी। जैसे कि हो गया बोन्स कैंसर में पेन, रेक्टल कैंसर में ब्लीडिंग, ये सबको जी। कंट्रोल करना है, ये सबको ट्रीट करना है। तो ये एक पार्ट हो गया। और दूसरा पार्ट जो है वो है कैंसर इटसेल्फ का ट्रीटमेंट। जैसे कि कोई भी कैंसर का अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न मेडिकल साइंस, हम्म। कैंसर ट्रीटमेंट में अभी कन्वेंशनल जो ट्रीटमेंट होता है उसमें से सर्जरी होता है, कीमोथेरापी होता है, रेडिएशन होता है, जी। इम्यूनोथेरापी होता है, हार्मोनल थेरापी होता है, टारगेटेड थेरापी होता है, और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और स्टेम सेल थेरापी जिसे कहते हैं वो होता है। हम्म। ये सब कन्वेंशनल थेरापी है अभी जो चल रहा है। हमारे जो मेडिसिन में जो ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं वो न्यूट्रिएंट एनर्जी ट्रीटमेंट जो होता है वो ये कैंसर का इटसेल्फ ट्रीटमेंट होता है। तो इसलिए ये जो क्वेश्चंस है, टू साइड्स ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट, तो बेसिकली देयर आर टू साइड्स। वन इज द ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम्स दैट एंड इमरजेंसीज अराइज ड्यू टू कैंसर, एंड हम्म। सेकंड इज द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इटसेल्फ। हम्म। शुक्रिया। ये बातचीत बहुत लंबी है, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे इसके पहलू हैं। लेकिन आज जैसा हम लोग का जो बेसिक एक टॉपिक है, वर्किंग टुगेदर टू ट्रीट एडवांस कैंसर, और ये कोई नई बात नहीं है। ये ऑटोमेटिक एक प्रोसेस है जिसमें आप उस चीज को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। वर्किंग टुगेदर इन द सेंस कि जो पेशेंट हैं उनके साथ उनके घर वालों का जो उनके साथ कनेक्शन है, जो वो ट्रीटमेंट के लिए उनको ले जाते हैं जिस तरह का, क्योंकि पेशेंट अपना खुद ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, उसको देखभाल के लिए उसको फैमिली मेंबर्स और तमाम और लोगों की जरूरत होती है। एलोपैथिक डॉक्टर्स की भी जरूरत होती है। आयुर्वेद के तौर पे जैसे हम दवाइयाँ देते हैं, हम जानते हैं कि हमारे डॉक्टर का जो टीम है, या हमारे डाइटिशियन टीम है, जो हमारे फार्मेसी डिपार्टमेंट है, या बाकी सारा डिपार्टमेंट जो पेशेंट के हित के लिए काम करता है, ये सारा एक साथ टुगेदर एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट बनाते हैं ताकि बेस्ट पेशेंट के पास पहुंचे। और जैसा कि मैंने अभी शुरू में ही मेंशन किया कि लास्ट 4 फेब को हमने एक वेबिनार किया था, उसमें हमारे बहुत सारे पेशेंट आए थे, और सब में एक चीज जो उन लोगों ने कही, जो बहुत कॉमन थी और हमारे लिए बहुत अच्छी बात रही, कि उन लोगों ने कहा कि हमारी तरफ से उन्हें बहुत सहयोग मिला। एक अच्छे वर्ड्स, जो एक पॉजिटिव वर्ड्स मिले,
और बाकी जो हमारा ट्रीटमेंट है वो तो है ही, और जो डाइटिशियन के थ्रू एक फूड का जो, जैसे हमने कहा कि फूड अपने आप में एक बहुत अच्छा एक मेडिसिनल काम करता है। मैं नेक्स्ट चाहूँगा, मैं आप लोगों से भी अपील करूँगा कि नेक्स्ट हम बहुत सारे अलग-अलग जो फूड हैं वो किस तरह के रोल अदा करते हैं। जैसे हम नॉर्मली जानते हैं तुलसी के बारे में, जो खाँसी और इम्यून बूस्टर है, हल्दी के बारे में जो पेन रिलीफ में काम करता है, कभी चोट लग जाने पे प्याज का हम लोग सेवन करते हैं, हींग का सेवन पेट दर्द में होता है। तो ये सब खाने-पीने की चीज़ें हैं। मैं कोशिश करूँगा या आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि हम नेक्स्ट इस टॉपिक पे बहुत बड़ा एक वो करें, जिसमें हम किसी पर्टिकुलर आयुर्वेदिक दवा के बारे में ना बात करके, जो फूड है जो आयुर्वेद के रूप में हम यूज़ करते हैं, जो कि रेगुलर उस पे हम इस पे भी बात करेंगे। सो काफ़ी सारी हम लोगों ने आज ये बातें की हैं, और ये छोटी-छोटी जो स्मॉल इन्फॉर्मेशन जो पेशेंट के पास जाती हैं, ये उनके बेहतरी के लिए होते हैं। अर्चना जी, आपके पास आखिरी एक सवाल जो है, जैसा कि हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, एक मेंटल, ये आउट ऑफ द बॉक्स मैं पूछ रहा हूँ कि मेंटली फ्रस्ट्रेशन बहुत होता है। ऐसे में जब बहुत हारे हुए पेशेंट जो एलोपैथ से या तमाम जगहों से जब वो टूट के आते हैं, या उनको लगता है कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता है, तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट आपके पास भी आते होंगे। तो आप किस तरह से उन्हें ढाँढस देती हैं, और किस तरह से उनको आयुर्वेद के प्रति विश्वास रखने में आप उनको मदद करते हैं? थैंक यू विनय जी। देखिए, जब रोगी हमारे क्लिनिक में आया है तो एक साहजिक ही एक बात है कि मतलब उसे किस प्रकार का, उसको एक छोटी सी होप चाहिए कि जी, हाँ, यहाँ पे कुछ उसके लिए है, डीएस रिसर्च सेंटर में उसे कुछ पॉजिटिवनेस मिलेगा। तो जी। ऐसे कंडीशंस में जब हम हिस्ट्री लेते हैं, हमें पता चलता है उनके फैमिली के बारे में, उनके क्रॉनिक हैबिट्स कुछ है, या उन्होंने पहले कोई क्रॉनिक एडिक्शंस वगैरह किए हैं जिसके कारण उनको अभी इस प्रकार का कैंसर हुआ है। तो एक प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग बहुत जरूरी है। जब हम कंसल्ट करते हैं तो हमारी हिस्ट्री टेकिंग ही 15-20 मिनट तक होती है, उसके जी, बाद हम जी। हमारी ट्रीटमेंट पे उनको फोकस कर पाते हैं। तो अगर आपकी हिस्ट्री टेकिंग अच्छी होगी एज अ डॉक्टर, तो आपने वहां पे पेशेंट के साथ एक अच्छा रैपो बना लिया, तो पेशेंट को आपके प्रति विश्वास निर्माण हो जाता है। जी, जी। पेशेंट आपके साथ उसके जो भी पर्सनल है वो शायद चीजें भी आपको बता सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में पेशेंट को होप जगाना एज ए डॉक्टर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। बहुत सारे पेशेंट्स के फैमिली भी उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, उनको सपोर्ट करके वो यहाँ पे ट्रीटमेंट लेने के लिए हमारे पास एक आशा की किरण निर्माण करने के लिए एक हुँ, हमारे पास वो आते हैं। तो ऐसे जी, कंडीशंस में हम उनको काउंसल करते हैं और हम उनको पहले बोलते हैं कि हाँ, देर इज होप। आप ट्रीटमेंट के लिए आए हैं तो यस, देर इज होप। आप ट्रीटमेंट लीजिए, पॉजिटिव रहिए, हमारे जो भी मेडिसिन हमने प्रिस्क्राइब करी है उसका रेगुलरली सेवन करिए, जी। और रेगुलर सेवन और प्रॉपर उसका जो भी हमारे डाइटिशियन ने कंसल्ट कर दिया है तो डाइट चार्ट जो है वो भी आप ट्राई करिए, जितना आपसे हो सकता है उसे फॉलो करने का। उसके जो भी आपके इफेक्टिवनेस है ट्रीटमेंट की, उसका हमें आप रैपो मेंटेन करना। आप फॉलोअप्स के वक्त आप पेशेंट से बात फिर से करिए कि आपको कैसे लग रहा है, आपने 2 महीने दवा ले ली, 1 महीने हुँ, दवा ली, हुँ। 3 महीने हुँ, हुँ। दवा ली, आप में क्या क्या चेंजेस आए हैं। पेशेंट आपको खुद वो सारी चीजें बता देगा। हुँ, हमारे प्रोटोकॉल है, हम हमारे प्रोटोकॉल में हम उनसे रिपोर्ट्स लेते हैं, मंथली हेल्थ रिपोर्ट लेते हैं, और हम फिर से क्रॉस चेक करते हैं। हाँ, ये सिम्टम्स निर्माण हुए, ब्लीडिंग हुई है, कितनी ब्लीडिंग हुई, वो जानना बहुत जरूरी है। जी, जी। इसमें भी बहुत डिफरेंस है, अगर वो स्पॉट ब्लीडिंग है तो वो इतनी सीरियस नहीं है, बट हाँ, ब्लीडिंग हो रही है मतलब डॉक्टर को एक अलार्मिंग साइन जी, निर्माण होना जी। बहुत जरूरी है। तो वो सारे सिम्टम्स का ग्रेडेशन हम अपने हिसाब से करते हैं और हमें पता चलता है कि रुग्ण की स्थिति कैसी है। ओके, नाउ पेशेंट्स का जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं उसका हेल्थ ट्रैक मेंटेन करना बहुत जरूरी है। पेशेंट सिर्फ फिजिकली हमें ट्रीट नहीं करना है, उनको मेंटली भी हमको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। हम पेशेंट्स के साथ 24/7 जुड़े तो नहीं रह सकते, बट जी, जी। ज्यादातर जो फैमिली मेंबर्स उनके साथ है तो उनको, मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि उनको एक्टिव रखिए। अगर पेशेंट बेड रिडन नहीं है, जी। हमें सोए हुए नहीं है, तो उनको एक्टिव रखिए, उनको वॉक पे ले जाइए, उनको जो भी पसंद है
जी, टीवी देखना है, बुक्स रीड करना है, उतना उन्हें एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। जी, अगर जी, जी, माइंड फ्रेश है तो उनमें जरूर एक ये डिजीज लड़ने की एक पॉजिटिवनेस जरूर निर्माण हो। तो ये काउंसलिंग का पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हमें हर डॉक्टर को जब भी हम न्यू पेशेंट्स देखते हैं, चाहे वो न्यू कैंसर न्यूली डायग्नोज कैंसर का पेशेंट हो या एडवांस कैंसर का पेशेंट हो, उसको मेंटली स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। और हम रेगुलरली उनके कॉन्टेक्ट्स में रहेंगे ड्यूरिंग फॉलोअप्स, तो हमें भी उनकी हेल्थ रिगार्डिंग अपडेट्स मिलती रहेगी। थैंक यू। बिल्कुल, ये मैं भी मानता हूँ कि जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं, या ये आशा की जो किरण जो हम लोग देते हैं अपने रोगियों में, वो एक बहुत अच्छा काम करती हैं। मेरा भी बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, रोगियों से हम लोगों ने डायरेक्ट इंटरैक्शन किए हैं और विजिट करते हैं जो पेशेंट ठीक होने के बाद भी, और जिस तरह से वो थैंकफुल होते हैं हमारे लिए, हमारी दवाइयों के लिए, हमारे सहयोग के लिए, वो एक बहुत बड़ा आधार बनाती है आगे और काम करने के लिए। जो एक्सपीरियंस होते जाते हैं अच्छे, उसको हम लोग ऐड ऑन करते हैं, और डीएस रिसर्च सेंटर पूरे भारत में यही कर रहा है। हमारे सारे 6 जो प्रमुख सेंटर्स हैं, जैसा मैंने शुरू में उल्लेख किया सबका, हम सबकी पूरी टीम और डॉक्टर्स और डायटीशियन का जो सहयोग है, वो रोगियों के बहुत काम में आता है। तो उम्मीद है कि आज की ये बातचीत भी उन लोगों के काम में आएगी। और इसी के साथ मैं आप दोनों लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप दोनों लोगों ने मेरे जो सवाल थे, जो कुछ दुविधाएं थी, उसको दूर किया। हम आगे फिर मिलेंगे अपने कुछ और नए सब्जेक्ट्स और बहुत सारे सवालों और उनके पॉजिटिव रिप्लाई के साथ। आप लोगों को नमस्कार और धन्यवाद। थैंक यू सो मच।